क्या होता है? हिंदी में कहते हैं सतत विकास के लक्ष्य और अंग्रेजी में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और इसमें एडीबी, भारत सरकार का नीति आयोग, फिलीपींस मनीला, इसका पूरा हमारे देश के साथ उसका समन्वय रहता है, आकलन होता है और इसके आधार पर एक इंडेक्स बनता है पूरे देश का कि किसी राज्य ने ये जो विकास के मानक हैं, सुशासन के मानक हैं, पेयजल का है, मातृशक्ति का है, बिजली का है, पानी का है, या किसानों का है, शिक्षा का क्षेत्र है, सड़कों का क्षेत्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र है, सारे क्षेत्रों को जब मिलाकर उसका समग्र आकलन होता है तब उसका इंडेक्स बनकर तैयार होता है। और उस इंडेक्स में हमारे राज्य को भी 2023-24 में पूरे देश में उस इंडेक्स में हमको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो जब हम इन सब की बातें करते हैं तो एक लाइन में हम बोल देते हैं कि हमारा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम पहले स्थान पर आ गए। अब जब हम लोगों को इस बारे में बताएंगे, उनके तो ऊपर से निकल जाएगा, समझ में नहीं आएगा। कई बार बहुत सारे लोग जो है, क्योंकि उनको इतनी गहराई से चीज़ों का वो नहीं होती, उनको जानकारी नहीं होती है, तो हमें प्रशिक्षण के माध्यम से ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन पर हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, वो आम जन तक जाना चाहिए। इसके साथ साथ भारत सरकार द्वारा ही जारी सार्वजनिक वित्तीय प्रदर्शन सूचकांक में विशेष राज्यों की सूची में इसको भी हमारे राज्य में, इसमें भी हमारे राज्य को पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स, स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। बीते 4 वर्षों से लगातार देश में हमको मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट होने का भी गौरव प्राप्त हो रहा है। हर बार भारत सरकार हमको इसमें भी पुरस्कार दे रही है। किसानों की आय वृद्धि करने के साथ साथ आज जहां एक और उत्तराखंड का मत्स्य सेक्टर 9% से अधिक की दर से वृद्धि कर रहा है। हमारे राज्य में जो टाउट मछली है, टाउट फिश, उसकी मांग अब तेजी से बढ़ रही है। अभी हमारी सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल खाड़ी के देशों में गया था, वहाँ से भी हमारी सप्लाई चेन बन रही है। जल्दी हम वहाँ से टाई अप करके और इस उत्पादन को और बढ़ावा दे रहे हैं। और पिछले साल भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड को हिमालय राज्यों की श्रेणी में श्रेष्ठ मत्स्य राज्य का सम्मान भी प्राप्त हुआ है। आज हम युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में भी देश में अग्रणी बनकर उभरे हैं और वर्ष 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में भी उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है। हमें पर्यटन के क्षेत्र में, एविएशन के क्षेत्र में, खेल के विकास से जुड़े हुए क्षेत्रों में बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन और एविएशन इकोसिस्टम तथा बेस्ट विलेज, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट जैसे राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। आज उत्तराखंड को नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स, स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टेट एनर्जी एंड ग्रीन इंडेक्स जैसे कई राष्ट्रीय सूचकांकों में भी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हमें खनन क्षेत्र में किए गए सुधारों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा राज्य खनन तत्परता सूचकांक में भी देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और भारत सरकार ने इसमें भी हमको प्रोत्साहन के रूप में 200 करोड़ रुपए का पुरस्कार देकर हमारे राज्य को सम्मानित किया है। और इन सभी उपलब्धियों के द्वारा आज उत्तराखंड देश में एक विशिष्ट पहचान अपनी स्थापित कर रहा है। साथियों, अभी मेरे पास बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कुछ तो नोट करके लाया था। मुझे बहुत सारी कंठस्थ भी हैं, क्योंकि लगातार बोलता हूँ, लगातार बीच में जाता हूँ, लगातार बैठकों में रहता हूँ, तो मैं इसके लिए घंटों बोल सकता हूँ अध्यक्ष जी। लेकिन मुझे लगता है कि जितना मुझे मालूम होगा उतना आप सबको भी मालूम है। केवल मैं तो आपका स्मरण करवाने के लिए ये सब बातें यहाँ पर रख रहा हूँ। साथियों, हम उत्तराखंड के समग्र विकास के साथ साथ जो हमारी सांस्कृतिक अस्मिता, पारंपरिक पहचान, डेमोग्राफिक संतुलन है, उसको सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए भी हम संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। देश में पहली बार उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता सफलतापूर्वक लागू करके
सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। और एक ये बड़ा विषय है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर भारत का संविधान वो और उनके साथी बना रहे थे, तो उस भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया था। ये उसी समय लागू होना था, लेकिन कुछ उसमें मत भिन्नता, कुछ वर्ग विशेष के लोग, कुछ तुष्टीकरण को बढ़ाने वाले लोग, ऐसे लोगों के कारण से उस समय लागू नहीं हो पाया। अब हमने उत्तराखंड देवभूमि में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में इसको लागू करने का काम किया है। तो बाबा साहब के संविधान को सच्चे रूप में उतारने का काम करने वाला राज्य भी सबसे पहला राज्य उत्तराखंड है हमारा। हमने राज्य में सख्त धर्मांतरण का कानून, दंगा रोकने का कानून, लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद जैसे और मजार जिहाद जैसे जो देश विरोधी गतिविधियां हैं, उनके खिलाफ भी हमने कठोरता से काम किया है। उसका प्रचार हम लोगों ने उस दृष्टि से करने का कोई हमारा वो नहीं था। हमने कहा कि केवल देवभूमि का देवत्व बचना चाहिए। देवभूमि का जो पहचान है पूरे विश्व के अंदर, वो पहचान स्थापित रहनी चाहिए, अक्षुण्ण रहनी चाहिए, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसीलिए पिछले 4 वर्षों में 12,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से भी मुक्त कराने का ऐतिहासिक काम हुआ है। साथियों, हमने पहली बार राज्य में सख्त भू कानून लागू करके पहाड़ों की आत्मा को बचाने और स्थानीय लोगों को, उनके अधिकारों को सुरक्षित करने का ऐतिहासिक कार्य भी किया है। साथ ही हमने ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से सनातन धर्म को बदनाम करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की है, और जिसकी चर्चा आज सर्वत्र हो रही है, पूरे देश के अंदर हो रही है। मैं जहाँ जाता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि ऑपरेशन कालनेमी आपने बहुत अच्छा चलाया, और उसी की तर्ज पर अन्य राज्य भी काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया, और इसी का परिणाम है कि पिछले 4 वर्षों में 32,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है, जो पिछली सरकारों की तुलना में 4 गुना से भी अधिक है। साथियों, हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ केवल बात ही नहीं करती है, बल्कि भ्रष्टाचारियों पर सीधे कड़ी कार्रवाई भी करते हैं। हमने एक बात और साफ कर दी कि चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर उसने जनता के हक पर डाका डाला है तो उसे सलाखों के पीछे जाना ही होगा। यही कारण है कि हमने भ्रष्टाचार में लिप्त छोटे कर्मचारियों को ही नहीं पकड़ा, बल्कि बड़े बड़े अधिकारियों को भी कानून के शिकंजे में कसने का काम किया है, और आगे भी इस काम को हम अनवरत रूप से करते रहेंगे। साथियों, मैं आप सभी के समक्ष ये सभी कार्य इसलिए गिना रहा हूँ, कहीं मत सोचिए कि मैं यहाँ पर हूँ, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, मैं, हमारे महंत जी हैं, रेणु जी हैं, या जिला अध्यक्ष जी हैं, तो ये इन्हीं लोगों का काम नहीं है, मेरा ही अकेले का काम नहीं है। ये कोई राज्य सरकार की उपलब्धियां हैं इसीलिए नहीं, बल्कि इसलिए आप सबके ध्यान में ला रहा हूँ कि ये आप लोगों की उपलब्धियां हैं, क्योंकि सरकार बनाने का काम आप लोगों ने किया है। ये सारी उपलब्धियां आपकी हैं, और आप सभी कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम, अटूट समर्पण और जनसेवा के प्रति निष्ठा का ही परिमाण है कि भाजपा ने एक मिथक को दरकिनार करते हुए, एक उत्तराखंड की जनता का आशीर्वाद लेते हुए, एक परिपाटी को बदलते हुए लगातार दूसरी बार विजय प्राप्त की। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम तीसरी बार भी उत्तराखंड में राष्ट्रवाद की विजय का ध्वज फहराएंगे हम सब मिलकर। साथियों, आपके ही प्रयासों से सरकार की नीतियां और योजनाएं जन जन तक पहुंच पाती हैं। आप सभी उसके वाहक हैं। आप सेतु का काम करते हैं, और समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का काम आप सबके माध्यम से ही संभव हो पाता है। आप सभी कार्यकर्ता ही हमारे संगठन की वास्तविक ताकत हैं, और आपकी ऊर्जा, आपकी प्रतिबद्धता ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जैसा कि आप सभी भली भांति जानते हैं कि विधानसभा चुनाव अब चूंकि नज़दीक हैं और 1 वर्ष से भी कम का समय रह गया है, इसलिए अब समय आ गया है कि हम सब
पूरी शक्ति के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरे परिश्रम के साथ और रणनीति के साथ मैदान में उतरे हैं। और हमें बीते वर्षों में किए गए जो भी कार्य हैं, जो भी उपलब्धियां हैं राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, उन सभी उपलब्धियों को, उन सभी कार्यों को जन जन तक हमें पहुंचाना है और प्रत्येक घर तक सरकार की योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना है कि जो लोग अभी लाभार्थी होने से रह गए हैं, जिनको योजनाएं नहीं प्राप्त हो पाई हैं या जिनको हमारे प्रयासों से योजना मिल सकती है, उन सब के लिए भी हमको काम करना है और प्रत्येक मतदाता के साथ एक अच्छा संवाद भी हमें स्थापित करना है, उनसे बातचीत भी करनी है, उनके साथ मिलजुल भी करना है। हमें बूथ स्तर तक संगठन को मजबूती प्रदान करते हुए मेरा बूथ सबसे मजबूत के संकल्प को साकार करना है और हमें अपने दायित्वों को, क्योंकि इस जिले में, कोटद्वार जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 3 विधानसभा क्षेत्रों में मुझे लगता है कि कई हजारों कार्यकर्ता होंगे। अगर हम सब कार्यकर्ताओं की बात करें तो यहाँ पर कुछ सैकड़ों ही लोग आए हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत विशिष्ट हैं, इसीलिए आप यहाँ पर हैं, इस जिले के प्रशिक्षण वर्ग में हैं। इसलिए हमें इसको अपने दायित्वों को गंभीरता से निभाते हुए एकजुट होकर कार्य करना होगा, ताकि हम फिर से पुनः प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाकर जो विकास की यात्रा शुरू हुई है, उस यात्रा को अविरल आगे बढ़ा सकें। आप सभी जानते हैं कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। जनसंपर्क और जन भावनाओं को समझने का एक अत्यंत प्रभावी और शक्तिशाली माध्यम आज एक टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया बन चुका है। आज के इस डिजिटल युग में सूचना ही शक्ति है और जो इस शक्ति का सही दिशा में उपयोग करता है वो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफल होता है। इसलिए आप सभी कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि आप सभी सोशल मीडिया का बहुत ही सहजता के साथ उपयोग करें और विपक्ष के हर भ्रामक प्रचार और नकारात्मक गतिविधि का तथ्यात्मक और प्रभावी तरीके से उत्तर दें। आप देखते होंगे अनेक टूल किट भी सक्रिय हो जाते हैं, अनेक प्रकार के एआई से बनाकर उल्टे सुल्टे बातें डाल दी जाती हैं। आजकल हमारी प्रतिपक्ष की पार्टी के लोग इस प्रकार के क्रिएटिव, इस प्रकार की गतिविधियां कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है। वो देख रहे हैं पूरी तरह से जनता उनसे कट चुकी है, उनकी ज़मीन गायब हो चुकी है, तो इस प्रकार से वो अफवाहों का सहारा ले रहे हैं, इस प्रकार से मनगढ़ंत बातें डाल रहे हैं जो तथ्यों से दूर हैं, जो प्रमाणों से दूर हैं। कोई उसमें सच्चाई नहीं है, लेकिन जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम सब लोगों को कांग्रेस के चरित्र को उजागर करने का भी काम करना है। कैसे कांग्रेस के समय पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार से त्रस्त था, हमारे संसाधनों की खुलेआम बंदरबाट हुआ करती थी, युवाओं के सपने भ्रष्टाचार और नकल माफिया की भेंट चढ़ा दिया जाता था। आपको पता होगा कैसे कितने नकल के मामले हुए, किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। सारी की सारी कार्रवाई हमारी ही सरकार में आकर हुई है। सारे नकल माफियाओं को जेल भेजने का काम भी हमारी ही सरकार ने किया है। कैसे हमारी सेनाओं के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। आप देखते हैं कोई ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, वो क्या कहते हैं कि उस पर भी कुतर्क करने लगते हैं, सेना पर सवाल उठाने लगते हैं। कल ये जो इंडी गठबंधन के वहाँ के विपक्ष के नेता हैं, उदयनिधि क्या नाम, स्टालिन, उन्होंने कल फिर दोबारा बयान दिया कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। अरे सनातन था, सनातन है और सनातन हमेशा रहने वाला है। तो कभी कहते हैं सनातन ये मलेरिया है, कभी कहते हैं वायरल है, कभी कहते हैं डेंगू है। जनता ने उनको किनारे का रास्ता दिखा दिया। लेकिन कांग्रेस के लोग, उनके गठबंधन के लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, इस प्रकार से कोसने का काम करते हैं, निम्न से निम्न टिप्पणी करते हैं, चाहे सेना की बात हो, चाहे सनातन की बात हो। ये लोग कभी भी कोई भी न स्पष्टीकरण देना तो दूर, कोई वक्तव्य भी नहीं देते हैं, यानी कि मौन स्वीकृति देते हैं। उनके साथ क्यों देते हैं? मुझे एक मीडिया के मेरे मित्र ने पूछा कि ये इस प्रकार के बयान क्यों देते हैं और ये
क्यों नहीं इसका खंडन करते? मैंने कहा वो इसलिए खंडन नहीं करते, उनको लगता है अगर हम खंडन करेंगे या हम इसके खिलाफ कुछ बोलेंगे या जरा सी भी टिप्पणी करेंगे तो हमारा एक विशेष वोट बैंक हमसे नाराज हो जाएगा, हमसे कट जाएगा। उनको हमारी चिंता नहीं है, उनको उनकी चिंता है, क्योंकि तुष्टीकरण का काम है। आप लोग कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति और जो सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश है वह भी जनता को खुलकर बताएं। साथियों, हमें टेक्नोलॉजी को, संगठन को मजबूत करने और समाज से जुड़ने का बहुत सशक्त माध्यम बनाना है। यदि हम संगठन की जमीनी ताकत और डिजिटल शक्ति दोनों को एक साथ जोड़ देंगे, क्लब कर देंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमको बहुत ऐतिहासिक विजय हमको मिलने वाली है। तो आज के अवसर पर मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। अभी हाल ही में एक विषय और भी संज्ञान में आया था कि लैंसडाउन का नाम बदलने का कोई प्रस्तावना रखी गई है, लेकिन इस विषय पर चूँकि हम लोग जो भी काम करते हैं सभी की भावनाओं को, सबके विचारों को लेकर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं और स्थानीय नागरिकों के बीच भी कुछ इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आई हैं। और किसी भी स्थान की पहचान केवल उसके नाम से नहीं बल्कि वहाँ की ऐतिहासिक विरासत, जन भावनाओं और सांस्कृतिक अस्मिता से जुड़ी होती है। इसलिए ऐसे विषय पर निर्णय लेते समय स्थानीय जनता की भावनाओं को सम्मान करना हम सभी का कर्तव्य है। और हम सभी उनके प्रति जो नाम भी रखा जाना था उनके प्रति भी अपार श्रद्धा रखते हैं जो आया है, लेकिन उनके सम्मान में जो भी कदम उठाए जाएं वो जन भावनाओं के अनुरूप हों, सर्वसम्मति से हों और संवेदनशीलता के साथ होने चाहिए। इसको हम सब लोग मिलकर आपस में उसी के अनुरूप जैसी सबकी एक राय बनेगी ऐसा काम करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सभी हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री, ये वैश्विक संकट चल रहा है इस समय, अब इसमें भी बहुत सारे लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जैसे कि ये पश्चिमी एशिया के देशों में युद्ध हो रहा है, उसमें भी वो हमारे देश में राजनीति कर रहे हैं। वो इतने आगे निकल जा रहे हैं, बात करते करते, विरोध करते करते वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं, राज्य सरकार का विरोध कर रहे हैं, कभी हमारे वहाँ 4 धाम का विरोध करने लगते हैं। और ये सब करते करते वो क्या कर रहे हैं कि देश के विरोध पर ही उतारू हो जा रहे हैं, सेना का ही विरोध शुरू कर दे रहे हैं। ये भूल जा रहे हैं कि विरोध किस स्तर पर करना है। इतने निम्न स्तर पर केवल विरोध के लिए विरोध करना है। चुनाव हार रहे हैं तो कह रहे हैं कि ईवीएम खराब हो गई, चुनाव हार रहे हैं तो कह रहे हैं चुनाव आयोग ने हरा दिया, कभी चुनाव हार रहे हैं तो कह रहे हैं एसआईआर लागू हो गया, प्रशासनिक मशीनरी ने हरा दिया। यानी कि जैसे कि एसआईआर पहली बार हो रहा हो, ईवीएम पहली बार चल रही हो, चुनाव आयोग पहली बार काम कर रहा है, सरकारी मशीनरी पहली बार चुनाव करा रही है क्या। तो इस अवसर पर मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस वैश्विक संकट के समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ऊर्जा की बचत को लेकर अपील की गई है, वो न केवल हम सबको अपनानी है, उसको व्यवहारिक रूप भी देना है, बल्कि उसे जन जन तक पहुंचाने का कार्य भी हम सबको करना है। कैसे अभी मैं अध्यक्ष जी से भी अनुरोध कर रहा था, हम लोग सरकार के स्तर पर भी, मैं अभी यहाँ से जाने के तुरंत बाद हमारी मंत्रिमंडल की बैठक है, उसमें भी हम बहुत सारी गाइडलाइंस जारी करने वाले हैं कि कैसे अधिकतर बैठकें हम लोग वर्चुअल माध्यम से कर लें, कैसे वर्क फ्रॉम होम कर लें। हमारी पार्टी की भी जो बैठकें हैं जिसमें बहुत सारी गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलती हैं, बहुत सारी रैलियाँ होती हैं, उन सब से अभी हमको थोड़ा सा चूँकि राष्ट्र प्रथम यानी कि देश के बारे में विचार करना है, देश के लिए सोचना है, तो उस दृष्टि से हमको काम करना है। तो उसमें भी हम सब और हम सभी इस पर काम करेंगे। और इसके साथ ही हम सभी को कमर कस लेनी है कि अगले करीब 8-10 महीने तक कंधे से कंधा मिलाकर जी तोड़ मेहनत करनी है। यह हमारे प्रतिबद्धता, हमारे परिश्रम और हमारे संकल्प की भी एक कसौटी है कि जब हम काम करते हैं, मैं अक्सर बोलता हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, मैंने इतना काम कर दिया, लेकिन जो काम करता है उसको कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, उसको स्वयं नहीं बोलना पड़ता है, उसका काम बोलता है। हमें प्रत्येक गांव, प्रत्येक बूथ, प्रत्येक घर तक अपनी पहुंच बनानी है, संगठन को ज़मीनी स्तर पर और अधिक मजबूती देनी है, अधिक मजबूत बनाना है और जन जन के साथ निरंतर हमें अपना संवाद स्थापित करना है। हमें ये सुनिश्चित करना है कि सरकार की योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, हमारे विकास कार्यों का सकारात्मक संदेश समाज के हर वर्ग को मिले,
साथियों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने का यह हमारा संकल्प अवश्य सिद्ध होगा। अवश्य जो हमने संकल्प लिया है वो सिद्धि तक पहुंचेगा, यानी कि पूरा होगा। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आप सबको बहुत बधाई देता हूँ कि 2 दिन तक बहुत शानदार तरीके से आप बहुत ज्ञानार्जन करेंगे। आपका शिक्षक प्रशिक्षण दोनों इतना अच्छा होगा कि आप एक बड़ी ऊर्जा यहाँ से लेकर जाएंगे। इतना ही आप सबको बहुत धन्यवाद करना